पे चर्चा करते हैं। आज अखबारों की सुर्खियां कार्यक्रम में खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अपने वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। और मिथिलेश, इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां हैं और इसमें बयानों को अगर समझा जाए तो हर रोज कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिसपे आम जनमानस के बीच में काफी चर्चा हो रही है। राम मंदिर, हिंदुत्व एक बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा तो है ही, जनता के बीच में भी इस पे काफी चर्चा हो रही है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ जगहों पे जब पहुंचे, खासतौर पे बाराबंकी, मुंबई में भी उनकी सभा थी, तो इन सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पे तीखे हमले करते नजर आए। खासतौर पे कांग्रेस की राम मंदिर पर बुलडोजर की तैयारी, ये कहना है नरेंद्र मोदी का। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात की जाए तो मोदी ने हार मानी है, उनका तो गुड बाय हो गया, ये राहुल गांधी का विश्वास है जो राहुल गांधी ये कहते नजर आए। तो यूपी में चुनावी घमासान देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस से राहुल और सोनिया की सभाएं यहाँ पे हुई है लगातार। अब देखिए कि कई चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब आने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टियां यहाँ पे दमखम यहाँ पे अपनी लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस मैनिफेस्टो, माओवादी डॉक्यूमेंट्री, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। मिथिलेश, इन बयानों को किस तरह से देखा जाए? जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बयानों को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव अब अपने 5वें चरण की तरफ बढ़ रहा है और 5वें चरण के बाद लड़ाई एकदम अब कांटे की होती चली जा रही है और इसमें बयानों का जो धार है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसको इसी ढंग से देखा जाना चाहिए कि अब वाद प्रतिवाद ज्यादा तेज हो गया है और पक्ष हो या विपक्ष हो, मोदी के तरफ एनडीए गठबंधन हो या इंडी अलायंस हो, दोनों अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो अपने पक्ष में लोगों को कर सके और इसके लिए हर तरह की बातें वो कही जा रही है जिससे मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं तो भाजपा शुरू से ही उग्र हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ती जा रही है और खास करके राम मंदिर बनने के बाद से भाजपा के आप किसी भी कार्यक्रम में देखें तो वहां सबसे पहले जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। तो इससे ये साबित हो रहा है और इससे ये साफ दिख रहा है कि भाजपा की जो रणनीति है वो यही है कि राम उसका बेड़ा पार लगाएंगे। आपको मैं बता दूं कि अमित शाह की भी कल रैली हुई बिहार के सीतामढ़ी में। वहां पर अमित शाह ने अब सीता जी के मंदिर को लेकर भी कहा है कि अगली बार हम सरकार में आए तो सीता जी का मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर का काम कर दिया है, दूसरी बार आपने दिया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा लग रहा है हमेशा भाजपा की तरफ से कि अब की बार 400 पार, तो वो पूर्ण बहुमत की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम पूर्ण बहुमत नहीं, हम उससे आगे की सोच रहे हैं। जबकि कांग्रेस जिस तरह से अभी हमलावर है कि वो कर रही है कि मोदी तो हार मान चुके हैं, तो वो ये बताता है कि वो अभी रण छोड़ने की किसी भी स्थिति में नहीं है। वो मान रहे हैं कि मोदी अभी कमजोर पड़ सकते हैं। कल के कुछ बयानों को देखा जाए जो आज जी अखबारों में काफी प्रमुखता से है। बाराबंकी में गरजे पीएम मोदी, कहा 4 जून के बाद खोजेंगे बलि का बकरा। उसके बाद में जी पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। फतेहपुर में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। हमीरपुर में पीएम मोदी बोले आरक्षण बदलकर सपा कांग्रेस पाप करना चाहती है। इसके अलावा रायबरेली में सोनिया गांधी ने एक बहुत भावुक करने वाला स्पीच दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। रायबरेली में वो भावुक नजर आई। और मुंबई में जो बात यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने कही कि गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस के खात्मे का कहा था, ऐसा होता तो 5 दशक आगे होती कांग्रेस, ये पीएम मोदी का बयान है। इसमें आरक्षण की बात हर चरण के चुनाव में देखने को मिला है। खासतौर पर आरक्षण, संविधान खतरे में। विपक्ष का ये कहना है कि संविधान और आरक्षण को बदलने की पूरी तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि आरक्षण को लेकर हाँ आपने भी देखा कि इसमें काफी कुछ चर्चा हो रही है। लेकिन पीएम मोदी का एक बयान कि आप देखिए कि उन्होंने कहा कि आरक्षण बदलकर सपा कांग्रेस पाप करना चाहती है। आरक्षण पे कई राज्यों में इस पे काफी चर्चा हो रही है। क्या ये मुद्दा जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है? जी, मैं बिल्कुल इसको बताना चाहूंगा कि अब की बार 400 पार का जो भाजपा ने नारा दिया है, विपक्ष उसी नारे की काट खोज रही है और विपक्ष का ये कहना है कि इस बार अगर ये भाजपा को 400 पार की सीटें मिली
या पूर्ण बहुमत मिला जिसमें उसको किसी की समर्थन की जरूरत ना हो, तो भाजपा की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी। इससे कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग ये एक टारगेट करना चाहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी या जो भी आरक्षण के दायरे में लोग आते हैं उनको वो साध सके। और इसके लिए वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि भाजपा अगर पूर्ण बहुमत में आई या 400 पार का जो नारा है वो है, अगर हुआ तो संविधान खतरे में आएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस बात को वो जनता के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं और ये मैसेज खास करके वो अपने वोटरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके बीच। क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाजपा जो अभी उग्र हिंदुत्व के मुद्दे पर या हिंदुत्व उनका जो खास एजेंडा है उसके मुद्दे पर चल रही है, उसकी काट कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अभी दिख नहीं रही है। तो उसकी काट के लिए वो संविधान पर खतरा की बात कह रहे हैं, वे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। हालांकि कई बार मोदी सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार में जो भी लोग हैं उनके तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि हाँ 400 पार आएगा तो आरक्षण खत्म जैसी कोई बात नहीं होगी। और दूसरा, संविधान संशोधन की भी भाजपा ने कई बार कहा है कि हम संविधान संशोधन नहीं करेंगे, हम संविधान बदलने नहीं जा रहे हैं। और उल्टे भाजपा ने तो ये कई बार कहा कि संविधान में तो सैकड़ों संशोधन कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में किया है और कई बार उसमें संशोधन करके बदलाव किया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस ये खास करके इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर भाजपा और उसका गठबंधन सत्ता में आया तो वो संविधान की बात नहीं मानेंगे और संविधान को बदल के रख देंगे। और इसी बात को वो अपने वोटरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एक खास वोट बैंक जिसपे दोनों पार्टियों की काफी नजर है, जब 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव हुआ तो महिला वोटर गेम चेंजर साबित हुई थी, क्योंकि महतारी वंदन योजना, इस तरह कई सारी योजनाएं बीजेपी लाई थी राज्यों में। इस बार राहुल गांधी की न्याय की गारंटी में 1 लाख सालाना देने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। बीजेपी इसको मान रही कि ये धरातल पर उतर नहीं पाएगी, लिहाजा ये कोई खास असर नहीं करेगी। 1 लाख और जो न्याय की गारंटी में 5 चीजों को रखा गया है, और खासतौर पे जो महिलाओं के लिए 1 लाख देने की बात कही जा रही है, क्योंकि बजट को लेकर भी बातें कही जा रही है कि तब बजट होगा ही नहीं कि 1 लाख रुपया दिया जा सके सालाना, क्योंकि आधी आबादी का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो बहुत बड़ी संख्या निकल के सामने आती है, और ये बजट भी इतना नहीं है देश का जिसमें इसको समाहित किया जा सके। आपको लगता है कि ये मुद्दा काफी अहम है? देखिए, दोनों ही राजनीतिक जो दल हैं या जो गठबंधन है उनकी नजर आधी आबादी पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आधी आबादी का वोट अगर उनको मिला तो उनको जीत मिलने में आसानी होगी। और इसीलिए दोनों ही जो गठबंधन है उनकी ये नजर है कि उसको कैसे साधा जाए। उसके लिए कांग्रेस ने नारी न्याय का जो नारा दिया है और उसमें महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को हर साल 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार की महिला को देने का जो वादा किया है। आपने सही कहा कि ये बजट की समस्या है और ये कैसे पूरा होगा ये आगे सवाल रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने अभी वादा किया है ताकि वो आधी आबादी का वोट ले सके। उसमें उन्होंने कई तरह के और भी नारी न्याय में वादे किए हैं, जैसे केंद्र सरकार नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण देगी, शक्ति का सम्मान करेगी, जैसे आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनको सैलरी की बात उन्होंने कही है कि उनको हम दुगुना उनको एक सम्मानजनक सैलरी देंगे जो अभी संविदा पर काम कर रहे हैं या उनको कम सैलरी मिल रही है। उसके अलावा उन्होंने अधिकार मैत्री की बात की है कि महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं को जानकारी देने का काम किया जाएगा। उसके अलावा एक अधिकार सहेली हर पंचायत में उन्होंने करने का वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में। उसके बाद सावित्रीबाई फुले हॉस्टल के लिए भी उन्होंने वादा किया है कि कामकाजी महिलाओं के लिए वो दुगुने हॉस्टल बनाएंगे। तो ये एक तरह से कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि वो आधी आबादी के वोट बैंक को साधना चाह रहे हैं और इसके लिए उन्होंने मैनिफेस्टो में ये लोक लुभावने वादे किए हैं। मैं एक चीज यहाँ और जोड़ना चाहूंगा कि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव अपनी कई सभाओं में कहते रहे हैं कि बिहार में जो सरकारी शिक्षकों की जो भर्ती हुई, बहाली हुई, तो वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमने कराया। और वो उस समय ये सही बात है कि वो सरकार में थे भी और उनकी पहल पर ये सब हुआ, क्योंकि तेजस्वी की पहल के पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे
उस समय की बात है कि वो हमेशा जब कहते थे कि हम नई नौकरियां देंगे, हम बहाली करेंगे, हम करेंगे, तो नीतीश कुमार अपने भाषणों में कहते थे कि अरे वो पैसा कहाँ से लाएगा, उसको कुछ ज्ञान है, उसको कुछ है। लेकिन जब तेजस्वी के साथ गठबंधन में सरकार में आए तो उन्होंने ही वो बहाली किया और लोगों की यहाँ बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई। उसका एक खास असर भी हुआ कि तेजस्वी अपने हर भाषण में और हर जगह इस बात को वो दोहराते हैं कि हमने नई नौकरियां दी हैं और आगे भी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो केंद्र सरकार से वो युवा न्याय के लिए वो नौकरी की व्यवस्था करेंगे। और पक्की नौकरी मतलब कांग्रेस ने युवा न्याय के नाम से जो गारंटी दी है उसमें ये दी है कि पहली पक्की नौकरी होगी, उसमें 1 लाख अप्रेंटिस का अधिकार मिलेगा। अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा, ये भी लगातार हाँ, राहुल अग्निवीर गांधी। को खत्म कर दिया जाएगा, ये भी है। उसके बाद भर्ती का भरोसा दिया है कि 30 लाख हम सरकारी नौकरियां देंगे। तो एक तरह से ये नौकरियों की जो बात कर रहे हैं कि पिछले जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और इंडिया अलायंस हमेशा इस पर हमलावर भी रहता है कि इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। लेकिन हम उस चीज को भुनाएंगे और उसको हम नौकरियों के लेकिन रूप में नौकरी लेके जब आएंगे। भी बात आती है मिथिलेश, क्योंकि देखिए अभी भारत जी युवाओं का देश है, सबसे अधिक जी आबादी भारत में युवाओं की है। युवा इस समय कहीं ना कहीं उनको नौकरी की आवश्यकता होती है, जिससे उम्र जो एवरेज भारत की है वहां पे दरकार होती है कि एक हैंडसम सैलरी उनके पास में हो। लेकिन जब भी नौकरी की बात आती है तो स्टार्टअप को लेकर ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत सारी बात अपनी रखी, लेकिन सरकारी नौकरी को ही नौकरी क्यों माना जाता है? ये मनस्थिति क्यों बनी हुई है कि नौकरी हो तो सरकारी ही हो? देखिए, सरकारी नौकरी की अभी जो समाज की सच्चाई है वो यही है कि सरकारी नौकरी में एक तरह का ये कह सकते हैं कि सुरक्षा का बोध है कि आपके पास यदि सरकारी नौकरी है तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन आपको लगता है प्राइवेट कि सेक्टर सिस्टम में इतनी व्यवस्था है कि इतने सारे लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? नहीं, एक ये तो सीट संभव नहीं है। आप देखिए कि एक चपरासी की नौकरी निकलती है, उसमें एमबीए पास व्यक्ति, एमए पास व्यक्ति, हाई एजुकेटेड व्यक्ति वो आवेदन फिलअप करता है, जिसकी चर्चा काफी होती है। तो ऐसे का अगर लोगों को काबिलियत बनाया जाए तो वो अपनी काबिलियत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह की मनस्थिति आपको नहीं लगता कि विकसित करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, सरकार ने कई बार इसको कहा भी है कि हम रोजगार की तरफ आगे बढ़ेंगे, नौकरी पर कुछ कम भी ध्यान रहे। तो अगर लोगों को रोजगार मिले, लोगों को कमाई का जरिया मिले, तो इसका बहुत हद तक हल हो सकता है। अभी आपने जो जिक्र किया कि कई लोग माने कई बहुत शिक्षित युवा भी छोटे छोटे पदों के लिए आवेदन करते हैं। अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक हॉस्पिटल में जो 100 रखने की जगह होती है, वहां पर उन्होंने एक डोम का पद था, उसकी भर्ती निकाली और उसके लिए बड़े कई ऐसे डिग्रीधारी लोग पहुंच गए कि वहां खासी मशक्कत करनी पड़ी कि उस पद पर कैसे बहाली किया जाए। ये स्थिति है। लेकिन आप पिछले से तो भी देखिए कि पश्चिम बंगाल का जब आपने जिक्र किया तो पश्चिम बंगाल में वहीं पे शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें काफी कुछ बड़ी रकम बरामद हुई वहां बिल्कुल। पे प्रेमिका के घर से, मंत्री के। और वो देखिए कि काफी चर्चाओं में रहा। तो सिस्टम में ऐसा स्थिति भी है कि सरकारी नौकरी जब भी आती है तो सिस्टम में कुछ लोग इसको लेकर वारे न्यारे भी करते नजर आते हैं। बहरहाल अभी इसको काफी दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। सरकारी नौकरी में किस तरह से बैकडोर से एंट्री मिल जाती है। आप देखिए कि शिक्षकों की जब भर्ती हुई तो जो शिक्षक बैकडोर से आएगा वो क्या पढ़ाएगा जब उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी। तो इससे कहीं ना कहीं भारत का भविष्य, जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो उसका उसका कहीं ना कहीं अंधकार में स्थिति हो जाएगी। दूसरी बात यह कि कई सारे वीडियो ऐसे भी आए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कि कोई टीचर किसी और की बहाली हुई, पढ़ाने कोई और जा रहा है। ये स्थिति कई स्टेट में ऐसी स्थिति देखने को मिली कि बहाली किसी को और क्यों होती है, क्योंकि उसको पढ़ाने तो आता नहीं, बहाली ले लिया इनके प्रकार पैसा देकर और पढ़ाने कोई और जा रहा है, कोई और अटेंडेंस बनाने जा रहा है। जी, ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और इसमें सुधार की दरकार है और ये सुधार तभी हो पाएगा जब ऊपर के लोगों में एक इच्छा शक्ति हो, एक ईमानदारी हो, एक काबिलियत हो कि वो कर सकता है। अभी मैं बिहार की एक छोटी सी बात बताऊं कि यहाँ शिक्षा विभाग में सचिव हैं के पाठक। उस एक आदमी ने पूरे शिक्षा विभाग में शिक्षकों में एक तरह का ऐसा अपना ऑरा बना के रखा है कि शिक्षक जो समय पर स्कूल नहीं पहुंचते थे, बदनाम था एक तरह से कि
जाते हैं और बस चले आते हैं। लेकिन उनको एक चीज, उससे एक आदमी ने एक चीज सिखा दिया कि आप टाइम पर जाइए और पूरे टाइम की नौकरी करिए। उसने पूरा प्लान भी बना दिया कि अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो एक दिन पहले आप तैयारी करिए कि आप अगले दिन क्या कक्षा में पढ़ाएंगे, उसको पूरा होमवर्क करिए। आप स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके कमजोर छात्र हैं, उनके लिए एक प्लान बनाइए कि उनको कैसे हम आगे दक्ष कार्यक्रम के माध्यम से उसको आगे ले जाएं। तो अगर इच्छा शक्ति हो, आप जो कह रहे हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए, तो इच्छा शक्ति हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। और के पाठक ने उसका एक उदाहरण दिया, और इसको कई शिक्षक भी और समाज के लोग भी मानते हैं कि अगर एक आदमी चाहे तो चीजें बदल सकती है और स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। चलिए, निश्चित तौर पर शिक्षा इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहरहाल इस चुनावी संबंध में तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उस पर पार्टियां आमने सामने है, लेकिन एक मुद्दा जो स्थानीय स्तर पे काफी प्रमुखता से भी रहती है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोकसभा का चुनाव थोड़ा विधानसभा से अलग होता है, नगर निगम के चुनाव से अलग होता है, लेकिन अगर ग्राउंड की कुछ रिपोर्टों को मैं देखूं, जैसे कि अभी यहाँ पे खबर बिहार से ही है कि विश्व में अलग पहचान दिलाई, अब संकट में मधुबनी पेंटिंग, मखाना, वोटर्स बोले किसी का काम नहीं, किसी काम का नहीं, सांसद मोदी के नाम पर दे रहे हैं वोट। तो आप देखिए कि सांसद से जो एक उम्मीद होती है वहाँ के स्थानीय निवासियों की, क्योंकि साधना न्यूज भी लगातार अपने सियासी संग्राम के जरिए हर लोकसभा की नब्ज को टटोल रहा है, और मुद्दे कुछ खास तौर पर इसी तरह के निकल के सामने आ रहे हैं कि जिस चीज से उस शहर की पहचान होती है वही हाशिए पर चला जा रहा है। जैसे मधुबनी पेंटिंग की बात हो रही है, मिथिलेश, इस तरह हर जी, शहर में कुछ इस तरह की स्थिति है। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्थानीय सांसद, कई बार हम खबरें पढ़ते रहते हैं कि सांसद निधि का जो फंड होता है वो पूरा खर्च नहीं हो पाता है। बहुत इक्के दुक्के सांसद होते हैं जो उस राशि का उपयोग कर पाते हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर उस फंड का ही सही से उपयोग हो तो वहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ये भी है कि सांसद उस तरह का होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से स्थानीय सांसदों के प्रति नाराजगी है, तो जो एनडीए गठबंधन है उसमें तो मैं सांसदों को भी देख रहा हूँ वोट मांगते हुए कि वो मोदी के नाम पर ही वोट मांगते हैं। वो अपने भाषण में, जहां भी भाषण देने जाते हैं, उन भाषणों में अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि आप हमारे भाजपा के सांसद को जिताइएगा तो ये सीधे मोदी जी को वोट जाएगा और जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो मोदी के ही नाम पर वोट मांग रहे हैं और लोग मोदी के नाम पर ही भाजपा को वोट दे भी रहे हैं। एक बात ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष के पास वैसा चेहरे की कमी है जिसको भाजपा हमेशा भुला रही है और कह रही है कि विपक्ष के पास तो प्रधानमंत्री के कई दावेदार हैं, या अभी तक उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि जीतने के बाद वो किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये कांग्रेस की हो सकता है कि वो सबको एकजुट करने के लिए एक स्ट्रेटजी हो और उसी के तहत ये कांग्रेस इस काम को कर रही हो। और भाजपा के पास एक प्लस पॉइंट है कि वो उनके पास एक चेहरा है जिस चेहरे के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं और लोगों के सामने उसके कामों को गिना रहे हैं। और इस बात में स्थानीय सांसद का जो काम है वो, एक तो उन्होंने काम नहीं किया जिसके प्रति लोगों में नाराजगी है, जिसकी वजह से अब जो भी सांसद जीते, ये मोदी का भी काम होना चाहिए कि वो अपने सांसदों के कामों की निगरानी करें और उसको जी, देखें कि वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं या नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट जो हो रही है उस पर वो एक्शन लें और उसके आधार पर वो उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके और उससे उसको जवाबदेह बनाएं, उसको जिम्मेदार बनाएं और उससे सवाल पूछ सकें। चलिए, रिपोर्ट कार्ड का आपने जिक्र किया, फंड का भी जिक्र किया। मोदी सरकार के जी, 10 साल के रिपोर्ट पे काफी कुछ चर्चा हो रही है, और अर्थव्यवस्था को लेकर इस चुनाव में जो बातें कही गई, खासतौर पे कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है विश्व की। और मैं एक स्पीच सुन रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आजादी के समय भारत 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी पूरे विश्व में। धीरे धीरे स्थिति खराब हुई, फिर जब 2014 में सरकार आई तो क्या स्थिति थी इकोनॉमी की, उस पर उन्होंने बात की, और अब वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाने जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। 2047 का विजन है, जिस विजन को लेकर बीजेपी हर मंच अपनी बात रखती नजर आ रही है। लेकिन यूएन का एक रिपोर्ट आया है, और यूएन का भरोसा है जिसको नकारा नहीं जा सकता, संयुक्त राष्ट्र का, कि 7% की गति से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी।
इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिया है कि जनवरी में विकास दर जो था 6.2% रहने की बात कही थी, वहीं 2025 में भारत की जीडीपी 6.6% रहेगी और 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं शीर्षक से जारी यूएन की रिपोर्ट में यह अनुमान पेश किया गया है। तो इस अनुमान से समझा जा सकता है कि भारत की जो आर्थिक गति है वो तेज तेज दिख रही है और कहीं ना कहीं इससे भारत का डंका भी विश्व स्तर पर बजा है। जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि भारत का डंका विश्व स्तर पर बजा है और भाजपा की सरकार ने एक काम तो ये किया है कि देश को जो है विश्व के दुनिया के देशों तक अपने काम के माध्यम से पहुंचाया है। आप जो बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, उस पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने बड़े-बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए और उस पर काम शुरू किया। हाईवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना, अस्पताल बनाना और इस तरह तो के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर काम वाले, करती है। जी, जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो काम है, तो वो एक ऐसा काम है जिसमें रोजगार जनरेट होता है और लोगों को काम मिलता है। और जब सुविधाएं बढ़ती है, अब जैसे एक हाईवे बन गया, वो जिस इलाके में भी हाईवे बनेगा, वहां की विकास दर जरूर तेज होगी, क्योंकि वहां आवागमन का साधन बढ़ेगा, चीजें जल्दी आएंगी जाएंगी। तो ये एक विकास का पैमाना है। जी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ये सहायक है, लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक छोटे जो रोजगार हैं, जो रोजगार के साधन हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, उसके बढ़ने से भी अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है। तो उसको भी उसी तरह से बढ़ाने की जरूरत है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, तो फिर हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर एक हमारा बात और भी ग्राउंड बहुत पे ये देखने को मिली, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत नजदीक से चीजों को देखते हैं कि जो हाईवे बने, क्योंकि आपने हाईवे का जिक्र किया, तो हाईवे में एक मैं वरिष्ठ पत्रकार का उनका पोस्ट पढ़ रहा था, क्योंकि उनका घर हाईवे पे है। तो उनका कहना जी था कि हाईवे के पास वाले गांव ना तो गांव रह पाए, ना ही वो शहर रह पाए, बीच के रह गए। लेकिन उससे वहां की इकोनॉमिक स्थिति काफी बेहतर हुई, क्योंकि हाईवे जहां से गुजरती है वहां के जमीनों के रेट बढ़ जाते हैं, कुछ शॉप खुल जाते हैं और उस रास्ते में निश्चित तौर पर विकास दर देखने को मिलता है। क्योंकि इस सरकार में जो भी हाईवे बने हैं वो उसको अलग रूट से बनाया गया है। वहां जहां पे मुमकिन नहीं थी कि वहां से सड़कें निकल सकती है, उन जगहों से सड़कें निकाली गई। ठीक है, किसानों के खेत गए, लेकिन उसका मुआवजा भी काफी कुछ मिला किसानों को जिनकी जमीनें गई। इससे भी आर्थिक सशक्ति देखने को मिली कई क्षेत्रों में। जी, बिल्कुल, आप के बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि इस सरकार ने जो नए हाईवे बनाने का प्लान किया, उसमें बिल्कुल नया अलाइनमेंट रखा। उन्होंने जी मतलब मैं समझता हूँ कि आधे से अधिक ऐसी सड़कें रही, जो नए अलाइनमेंट में बड़ी, बिल्कुल नए क्षेत्र से उस सड़क को गुजारा गया, ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। वहाँ नए होटल खुल सकें, वहाँ नए ढाबे खुल सकें, नए पेट्रोल पंप खुल सके, नई दुकानें खुल सकें, नए बाजार बन सके और एक नया एरिया जो है वो रोजगार के माध्यम से विकसित हो। इस ये एक मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये एक अच्छी पहल है। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में आपने जो कहा कि लोगों को किसानों के जो खेत गए तो गए, लेकिन उन्हें मुआवजा मिला और उनसे एक तरह की आर्थिक जो संपन्नता आई, वो उन लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने में वो काफी मददगार रही। चलिए, एक महत्वपूर्ण खबर पे आना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला गया और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक खबर आज अखबार में काफी प्रमुखता से कि 48 घंटे में वोटिंग आंकड़ों पर जवाब मांगा। वोटिंग आंकड़ों में देरी क्यों, ये सीजेआई का कहना है। डेटा मिलान में वक्त लगता है, ये आयोग ने अपना तर्क दिया है। तो कोर्ट रूम से जो लाइव से कुछ बातें हैं कि वकील प्रशांत भूषण, निर्वाचन आयोग की ओर से डेटा अपलोड में देरी से गलत मैसेज जाता है, लोगों को लगता है शायद ईवीएम बदली जा रही है। फाइनल डेटा में 6% की वृद्धि हुई है। आयोग, हम एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। प्रशांत भूषण का तर्क, आयोग को बस इतना करना है कि फॉर्म 17 के आंकड़े ले और वेबसाइट पर डाले, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सीजीआई, शाम 7 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के पास पूरे निर्वाचन क्षेत्र का डेटा होता है, इसलिए अपलोड क्यों नहीं करते। तो चलिए, कुछ ऐसी स्थिति है जिसपे कोर्ट ने प्रश्न उठाया है, लेकिन एक विश्वास जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को लेकर जो विपक्ष के सवाल हैं
और लगातार इस पे राजनीति होती नजर आ रही है। अब कोर्ट में ये मसला, इस पर काफी कुछ चर्चा हो रही है और वस्तु स्थिति भी निकल के सामने आ रही है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो बीपी ने पैट के मिलान को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। ईवीएम को लेकर किस तरह की आम जनमानस में चर्चा आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपने जो चर्चा की कि वोटिंग प्रतिशत जो आंकड़े थे वो देर से जारी किए गए, तो चुनाव आयोग को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर जिस चीज से अविश्वास का माहौल बनता है, उन चीजों को वो आगे आने ही ना दे, क्योंकि इससे पहले भी वोटिंग होती रही है और आंकड़े जारी किए जाते रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें संशोधन कभी कभी आता रहता है, लेकिन इतनी देरी से आंकड़े जारी करना, निश्चित रूप से विपक्ष को एक मौका मिल गया कि वो उस पर सवाल उठा सके, नहीं, उस पर मिथिलेश, ये भी जवाब होता है कि आप देखिए कि कई जगह जो मतदान कर्मी हैं वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पहुंच नहीं सकते, सड़क मार्ग है नहीं। अभी भी देश, हम ठीक है अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपनी आजादी का, देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन पहुंचविहीन क्षेत्र है जहां अभी पगडंडी है, जहां गाड़ियां नहीं जा सकती, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता है। और निर्वाचन आयोग की कोशिश होती है कि हर व्यक्ति तक वो पहुंचे, वोटिंग हो और लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत किया जा सके। डेटा आने में तो कभी कभी 1.5 दिन 2 दिन लग जाते हैं जब मतदान कर्मी वहां से लौटेंगे। तो ये ग्राउंड की स्थिति है, जमीनी स्थिति है। और आपने भी देखा होगा कि जब मतदान कर्मी लौटते हैं तो पहले तो बूथ कैप्चरिंग की स्थिति होती थी, मतपेटियां लूट ली जाती थी। अब तो काफी सुरक्षा व्यवस्था में ये सब चीजें होती है। तो वो सब एक समय था जब ये सब सुनने को मिलता था, लेकिन अब ये भी समय है कि वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हुई है। भले ही इस बार तपिश रही, उसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिला कई चरणों में, और लिहाजा अब ये चर्चा होने लगी है कि भारत में जो चुनाव हो ऐसे मौसम में हो जब तपिश ना हो। और जो चुनाव को लेकर समिति भी बनाई गई है, जिस समिति में पूर्व राष्ट्रपति थे और जिन्होंने इस पे अपनी सिफारिशें भी रखी है, उनका ये कहना है कि भारत में जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ हो, वो मार्च या फरवरी के आसपास होना चाहिए। तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति की सिफारिशों पर भी अब चर्चा शुरू हो रही है। तो बहरहाल अखबारों की सुर्खियों में हमने बहुत सारी चीजों पर चर्चा की, लेकिन एक मौसम को लेकर काफी गंभीर स्थिति को दर्शाने वाली खबर है जो भास्कर ने काफी प्रमुखता से रखा है कि देश में मानसून के आने की तारीख भले तय हो गई है, लेकिन बढ़ता तापमान अभी इम्तिहान ले रहा। देश के 50 शहरों में पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंचा। तपती धरती, 91% भारतीय चिंतित, 71% ने माना उनके इलाके में असर। सागर भी गर्म, अल नीनो प्रभाव खत्म, लेकिन 2023 से ज्यादा तपेगा 2024। रेड अलर्ट चपेट में देश के 10 राज्य, राजस्थान के पाली में पारा 48.9 डिग्री। ये बढ़ता तापमान और कहीं न कहीं इससे मौसम के मिजाज को लेकर मौसम वैज्ञानिक भी काफी चिंतित है। हाँ, बिल्कुल आप जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जो हमेशा बात होती है उसमें मौसम परिवर्तन की जो बात होती है, अपने पर्यावरण को लेकर तरह तरह की बात होती है कि वृक्षों की संख्या कम हुई है, हम तरह तरह के उद्योग धंधे से प्रदूषण बढ़ा है, उससे मौसम पर असर पड़ा है। तो कई बार मानसून समय से पहले आ जाता है, कई बार बहुत देरी हो जाती है, कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है, कई बार बहुत कम हो जाती है। तो ये उसका प्रभाव है और इसके लिए पर्यावरण को लेकर हमें चिंतित होने की जरूरत है और सजग रहने की जरूरत है कि उसको कैसे संभाला जाए और कैसे उसको ठीक किया जाए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक साफ पर्यावरण दे सकें और मौसम की उनकी परेशानियां ना झेलनी पड़े। ये हमारा दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए। हमारे सरकारों को भी इस पर हमेशा आगे बढ़कर काम करना चाहिए। चलिए, तो अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते न्यूज ब्रीफ में कुछ खबरों को संक्षिप्त में देख लें जो खबर प्रमुखता से अखबारों में है। वैष्णो देवी मंदिर प्रसाद के रूप में देगा पौधा, यह खबर काफी प्रमुखता से है। नेपाल ने भी 2 भारतीय मसालों की बिक्री रोकी। सिंगापुर में यह मसला उठा था जिसमें एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में हानिकारक तत्व देखने को मिले थे, कैंसर वाले तत्व थे, जिस पर वहां की सरकार ने रोक लगाई। भारत में भी इस पर चर्चा शुरू हुई और नेपाल ने भी 2 भारतीय मसालों की बिक्री पर रोक लगाई है। भारत में 92% वर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं एआई। तो एआई का जमाना है और एआई को लेकर ये डेटा काफी कुछ बयां कर रहा है। फर्जीवाड़े का मास्टर प्लान, खेती की जमीन औद्योगिक तालाब को आवासीय बना दिया। इस तरह के जो खबर निकल के सामने आती है निश्चित तौर पर सिस्टम पर सवाल उठाती है। एक सवाल जो पेपर लीक को लेकर बिहार में काफी इस पर चर्चा हुई। पेपर लीक कराने में गुजरात और बिहार के माफिया की मिलीभगत। जब्ती सूची का फोटो जिसमें प्रश्न नंबर और बुकलेट नंबर अंकित है, ये एक लगातार इस पर चर्चा हो रही है पूरे देश में। मालेवाल केस जिस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि
पार्टियां नारियों के सम्मान की बात करती है, लेकिन पार्टी के अंदर में जैसे राधिका खेरा का मामला आया, अभी मालीवाल का जो केस है, इसमें काफी कुछ बातचीत हो रही है। जांच के लिए सीएम हाउस पहुंची दिल्ली पुलिस, स्वाति के बयान कोर्ट में दर्ज। आपने उन्हें भाजपा की साजिश का मोहरा बताया। ऐसा ही अक्सर होता है कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके ये कहते हैं कि ये साजिश है। इसके अलावा शराब घोटाले में चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम आप आरोपी। इस प्ले ऑफ के लिए बेंगलुरु से ज्यादा चेन्नई का पलड़ा भारी, ये आईपीएल से ये खबर निकल के सामने आ रही है। तो अखबारों की सुर्खियों में बस इतना ही। इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मैं मिथिलेश का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सादा न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।